हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द विजन एकेडमी। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे से होंगे और अच्छे से मन लगा करके पढ़ाई कर रहे होंगे। नहीं, मैं ओसामा सर आप सबका फिर से द विजन एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करते हैं। जैसा कि हम लोग कुछ दिनों से तैयारी कर रहे हैं, जो कि एमडीसी पेपर 2 का जो एग्जाम होने वाला है 1 सितंबर को, उससे रिलेटेड हम लोग बहुत सारा चीज डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। फर्स्ट यूनिट भी हो गया, उसका क्वेश्चन आंसर था, वो सारा चीज हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप वो सारा वीडियो नहीं देखें तो पहले फर्स्ट यूनिट का जितना भी वीडियो है, मतलब वो सारा चीज देख लेना, उसमें जितने भी क्वेश्चन आंसर कराया गया है उसको अच्छे से कर लेना। उसके बाद सेकंड यूनिट वो भी करा दिए हैं, उसका भी क्वेश्चन आंसर वो सारा चीज कंप्लीट हो गया है। आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे थर्ड यूनिट, जो है कि हमारा एमडीसी पेपर 2 का जो एग्जाम है 1 सितंबर को, उनसे रिलेटेड जितने भी चीज होगा पहले उसको हम लोग अच्छे से समझेंगे। फिर उससे रिलेटेड जितना सारा क्वेश्चन होगा बन सकेगा वो सारा क्वेश्चन हम लोग बनाने की कोशिश भी करेंगे। नहीं, चाहे वो लॉन्ग टाइप क्वेश्चन हो या फिर शॉर्ट टाइप क्वेश्चन हो, वो सारा चीज हम लोग इस क्लास में बेहतरीन तरीके से क्लियर करने वाले हैं। तो जितने भी दोस्त साथी जो कि आपका आस पड़ोस में जो भी है, जो कि एमडीसी पेपर 2 का एग्जाम है 1 सितंबर को, उन तक भी इस वीडियो को भेज दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं, जो कि एमडीसी 2 पेपर, जिसको कि हम लोग न्यूट्रिशन एंड हेल्थ एजुकेशन भी कहते हैं। नहीं, तो आज की क्लास में हम लोग यूनिट थर्ड पढ़ने वाले हैं, खाद्य सुरक्षा, किण्वन और गुणवत्ता नियंत्रण एजेंसियां। मतलब खाद्य सुरक्षा क्या होता है, किण्वन जिसको कि फर्मेंटेशन बोलते हैं, और गुणवत्ता नियंत्रण एजेंसियां क्या क्या है, जिससे कि फूड को, जिसको कि हम लोग इंग्लिश में अगर बात करें तो इसको बोलते हैं फूड सेफ्टी फर्मेंटेशन एंड क्वालिटी कंट्रोल एजेंसीज। किस तरह से क्वालिटी को, जो हमारे खाद्य पदार्थ है उसकी क्वालिटी को किस तरह से मेंटेन किया जाता है, किस तरह से हमारे लिए ऐसे खाना मतलब प्रोड्यूस किया जाता है जो कि हमारे लिए क्या हो, मतलब हमारे सेहत के लिए क्या हो, वो लाभदायक हो, यूजफुल हो। नहीं, तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे फूड सेफ्टी फर्मेंटेशन एंड क्वालिटी कंट्रोल एजेंसीज के बारे में। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं, पहला टॉपिक है हमारा खाद्य सुरक्षा, यानी कि फूड सेफ्टी क्या होता है, इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। हो सकता है यहाँ से आपको क्वेश्चन आ जाए, तो अच्छे से क्लास को करना है। तो बोलते हैं खाद्य सुरक्षा का अर्थ है कि भोजन को इस प्रकार तैयार, क्या है कि भोजन को, मतलब जो चीज हम लोग खाने के तौर पे कंज्यूम करते हैं उसको इस तरीके से क्या करना, मतलब तैयार करना, मतलब उसको ऐसे बनाना, संग्रहित करना, परिवहन मतलब एक जगह से दूसरी जगह खाना को ट्रांसपोर्ट जो किया जाता है, और उपयोग किया जाए कि वो खाने वाले व्यक्ति के लिए हानिकारक न हो। मतलब जितने भी खाना तैयार किया जाए उसको इस तरह से बनाना चाहिए, तैयार करना चाहिए, और इस तरह से उसको संग्रहित कहने का मतलब स्टोर करके रखना चाहिए, ताकि जो भी व्यक्ति उस खाना को खाए उनसे कोई बीमारी उत्पन्न ना हो, किसी भी हार्मफुल बीमारी का शिकार ना हो, ऐसा खाना तैयार होना चाहिए। और करने को ही हम लोग क्या बोल देते हैं, फूड सेफ्टी। अब बोलता है भोजन कई प्रकार से दूषित हो सकता है, नहीं या फिर हुआ करता है। तो क्या बोले, भोजन कई प्रकार से क्या होता है, दूषित हो सकता है। जैसे अगर बात करें जिसको कि दूषित को हम लोग कंटामिनेटेड फूड भी बोलते हैं, नहीं, दूषित भोजन हो सकते हैं। अब बोलता है जैसे जीवाणु बैक्टीरिया से भी हमारा भोजन क्या हो सकता है, दूषित हो सकता है, खराब हो सकता है, वायरस हो जाएगा, नहीं वायरस भी हो सकता है। दूसरा पॉइंट की अगर बात करें, उसके साथ ही साथ परजीवी कुछ पैरासाइट्स भी है, जिससे कि हमारा भोजन क्या होता है, खराब हो जाता है। जैसे फफूंद फंगी, जैसे कि रोटी ऊटी जैसे हम लोग खाते हैं, तो उसमें देखना अगर उस रोटी, गीली रोटी को अगर 1-2 दिन रख दिया जाए खुली हवा में, तो उसमें क्या होता है कि फफड़ी, जिसको कि अपने भाषा में बोलते हैं, अगर गाँव देहात की बात करें तो रोटी में क्या होता है, फफूंद लग जाता है, जिसको कि हम लोग फंगस भी बोलते हैं अपने भाषा में। अगर बात करें गाँव देहात की भाषा में तो बोलते हैं कि रोटी में क्या हो गया, फफड़ी लग गया है। नहीं, उसके बाद विषैले पदार्थ, कुछ टॉक्सिन्स भी होते हैं, नहीं, साथ ही साथ रासायनिक केमिकल्स जैसे कुछ पदार्थ है, सबको मिला देते हैं, तो वो हो सकता है उससे हमारा फूड यानी कि खाना खराब हो सकता है। बोला गंदे गंदे या अन्य हानिकारक पदार्थ, कुछ गंदे और हानिकारक पदार्थ भी होता है। नहीं, अब बोलता है दूषित भोजन खाने से खाद्य जनहित बीमारियां, मतलब फूड बॉर्न डिजीज हो सकती है। मतलब जब हम लोग कंटामिनेटेड फूड को मतलब खाने के तौर पे इस्तेमाल करेंगे तो उनसे बहुत सारी बीमारियां हमारे शरीर में उत्पन्न हो सकती है। वो क्या क्या है और उससे बचने के लिए हमको क्या क्या करना चाहिए। तो क्या बोलता है कि हमको साफ सुथरी भोजन करना चाहिए, नहीं, और खाने को अच्छे तरीके से स्टोर करना चाहिए, और ऐसे खाना तैयार करना चाहिए जिससे कि कोई भी व्यक्ति अगर उस भोजन को करे तो वो उससे क्या हो सके, कोई बीमारी उसको ना हो। मतलब साफ सुथरा खाना तैयार करना चाहिए, उसको अच्छे से स्टोर करके रखना चाहिए ताकि वो भोजन क्या हो, खराब ना हो। नहीं, अब अगला टॉपिक है खाद्य सुरक्षा के लिए आवश्यक बातें।
अब खाद्य कहने का मतलब है जो फूड है इसको किस तरह से सुरक्षित रखा जाए, इससे रिलेटेड कुछ बातें हैं। जैसे बोल रहा है कि पहला पॉइंट की अगर बात बोले तो बोलता है भोजन बनाने से पहले हाथ साफ करना। कोई भी खाना उना बनाते हैं या फिर खाने से पहले या फिर बनाने से पहले क्या करना चाहिए, हमको पहले हाथ को अच्छे से साफ कर लेना चाहिए, हाथ को क्या करना चाहिए, अच्छे से धोना चाहिए। अब दूसरा पॉइंट बोलता है साफ पानी का प्रयोग करना चाहिए। जब हम लोग भोजन को बनाते हैं तो उसके लिए क्या करना चाहिए, हमको साफ पानी का इस्तेमाल करना चाहिए, ये नहीं कि गंदा पानी का इस्तेमाल करें, नहीं तो साफ सुथरा पानी का भी इस्तेमाल करना चाहिए जिससे कि हमारा भोजन तैयार होगा। उसके बाद तीसरा पॉइंट बोलता है भोजन को अच्छी तरह से पकाना चाहिए। अब जो भी भोजन है उसको अच्छे तरह से क्या करना चाहिए, हमको पकाना चाहिए, ये तीसरा पॉइंट है। उसके बाद चौथा पॉइंट बोले कच्चे और पके भोजन को अलग रखना चाहिए। और जो भोजन पका हुआ है और जो भोजन क्या है मेरा कच्चा है तो उन दोनों को अलग अलग रखना चाहिए, नहीं कि कच्चा भोजन और पका भोजन दोनों को मिला करके रखें। ऐसे रखने से क्या हो सकता है कि हमारा भोजन खराब हो सकता है, नहीं। उसके बाद पांचवा पॉइंट की अगर बात करें बोलते हैं भोजन को उचित तापमान पर रखना चाहिए। और भोजन को क्या करना चाहिए, उचित टेम्परेचर पे मतलब रखना चाहिए। जैसे कि देखना कि हम लोग जब बाजार से मार्केट से जब सब्जी लाते हैं या फिर कोई भी घर में खाना बनता है, जो खाना हमारा शेष बच जाता है तो उसको क्या करते हैं हम लोग फ्रिज में रख देते हैं ताकि क्या हो हमारा टेम्परेचर क्या हो मेंटेन रहे। नहीं, कोई सब्जियां लाते हैं बाजार से, हो सकता है 2-3 दिन के लिए हम लोग सब्जियां मार्केट से लाते हैं और वो खराब ना हो इसलिए हम उसको क्या करते हैं कि फ्रिज में रख देते हैं ताकि वहाँ का क्या हो मतलब तापमान क्या हो मेंटेन रहे, ताकि हमारा जो भी भोजन है या फिर जो भी सब्जियां है वो सारा चीज क्या रहे, मेरा सही रहे। नहीं तो क्या बोला, तो भोजन को उचित तापमान पर रखना चाहिए। अगर कोई भोजन भी बच जाता है तो उसको उचित तापमान पर रखना चाहिए ताकि वो भोजन हमारा क्या हो, खराब ना हो। उसके बाद छठा पॉइंट मतलब भोजन को ढक कर रखना चाहिए। अब कोई भोजन ऐसे नहीं खुला छोड़ना चाहिए, खुला नहीं छोड़ना चाहिए, उसको क्या करना चाहिए, ढक करके रखना चाहिए। अगर खुला छोड़ेंगे हो सकता है उसमें कुछ कीड़ा मकोड़े या फिर हो सकता है छिपकली हो आ जाए या फिर हो सकता है मक्खी उखी बैठे तो उससे क्या हो सकता है कि वो खाना खराब हो सकता है। उसके बाद साफ बर्तनों का प्रयोग करना चाहिए। और जब हम खाना बनाते हैं तो उसके लिए क्या करना चाहिए, हमको साफ बर्तन का भी इस्तेमाल करना चाहिए। तो ये सारा रीजन हो सकता है हमको एक सही खाना बनाने का या फिर बीमारी से बचने के लिए ये सारा चीज का हमको ध्यान रखना होगा। नहीं, अब बोलते खराब है दूसरे भोजन का सेवन ना करें। और जब कोई भोजन खराब हो जाए या फिर कोई भोजन खराब हो जाता है तो उस भोजन को हमको नहीं खाना चाहिए, बस बल्कि उसको क्या करना चाहिए, फेंक देना चाहिए। ना कि अगर थोड़ा बहुत खराब हुआ है तो उसको खा लेते, ऐसा नहीं करना चाहिए। अब जब ऐसा नहीं करेंगे तो हम लोग क्या हो जाएंगे, बीमारी से आसानी से बच सकते हैं। अब दूसरा पॉइंट बोलते हैं खाद्य जनित बीमारियां मतलब फूड बॉर्न डिजीज क्या क्या है। मतलब खाने से जब हम लोग खराब खाना का इस्तेमाल करते हैं या फिर कुछ ऐसे खाना का इस्तेमाल करते हैं जो कि हमको हमारे शरीर के लिए क्या होता है, हानिकारक होता है। तो क्या बोले खाद्य जनित बीमारियां मतलब फूड बॉर्न डिजीज क्या क्या होता है, ऐसी बीमारियां जो दूषित भोजन या पानी के सेवन से होती है खाद्य जनित बीमारियां कहलाती है। मतलब ऐसी बीमारी की यहाँ पे बात कर रहा है जो कि क्या होगा, दूषित भोजन या फिर खराब पानी का सेवन करने से या इस्तेमाल करने से जो बीमारियां उत्पन्न होती है उसको भी हम उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फूड बॉर्न डिजीज। तो अक्सर अगर हम बीमारी की बात करें तो वो जो हमारे अंदर प्रवेश करता है या फिर हम जब बीमार पड़ते तो सबसे मेन या मुख्य कारण यही दो होता है। एक होता है या तो दूषित भोजन का इस्तेमाल करना या फिर गंदे पानी का इस्तेमाल करना। इसलिए बोलता है कि पानी को क्या करना चाहिए, उबाल करके पीना चाहिए। नहीं तो ये मुख्य कारण हो सकता है। नहीं, अब आगे क्या बोल रहा है, आगे बोल रहा है कि इन सामान्य रूप से दो प्रमुख समूहों में समझा जा सकता है। बोलता है इन्हें अगर आसान तरीके में हम इसको समझने की कोशिश करें तो दो प्रमुख कारण हो सकता है। पहला क्या है, पहला जीवाणु जनित रोग जिसको कि हम लोग बोलते हैं बैक्टीरियल डिजीज। नहीं मतलब बैक्टीरिया के कारण होने वाली बीमारी को हम लोग क्या बोल देंगे, बैक्टीरियल डिजीज बोल देंगे। नहीं, अब बोलते हैं कि इसका कारण हानिकारक जीवाणु मतलब बैक्टीरिया या उनके द्वारा बनाए गए वो टॉक्सिस हो सकता है या फिर टॉक्सिन्स हो सकता है। या तो ये क्या मेन कारण क्या हो सकता है, हानिकारक जीवाणु मतलब हार्मफुल बैक्टीरिया हो सकता है या फिर उनके द्वारा जो बनाया गया टॉक्सिन्स ये हो सकता है जिससे कि हम लोग क्या हो सकते हैं, बीमार पड़ सकते हैं। अगर उदाहरण की बात करें तो क्या हो जाएगा क्या हो जाएगा, बोटुलिज्म हो जाएगा, नहीं सैल्मोनेलिस हो जाएगा, हैजा हो जाएगा, ये सारा क्या हो जाएगा, बैक्टीरिया के कारण होने वाले बीमारी हो जाएगा। अब दूसरा नंबर पे आता है गैर जीवाणु जनित रोग मतलब नॉन बैक्टीरियल डिजीज। मतलब ये बैक्टीरिया के द्वारा नहीं फैलता, ये कौन सी बीमारी, इनका कारण जीवाणु के अलावा अन्य सूक्ष्म जीव या परजीवी हो सकते हैं। मतलब अन्य सूक्ष्म जीव कहने का मतलब और भी कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकता है जिससे कि क्या हो, हम बीमार पड़ जाए। नहीं तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे, नॉन बैक्टीरियल डिजीज उसको बोल देते। नहीं बोलता है इनका कारण जीवाणु के अलावा अन्य सूक्ष्म जीव या परजीवी हो सकता है ये बीमारी होने के कारण, जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन बैक्टीरियल डिजीज बोलते हैं। अगर इसके उदाहरण की हम बात करें, एग्जाम्पल की बात करें तो वो क्या हो जाएगा हमारा
सिस्टिक सर्कोनेसिस हो जाएगा नहीं, एस्कोरियासिस हो जाएगा। ये सारा बीमारी हमको क्या हो जाएगा, नॉन बैक्टीरियल डिजीज माना जाता है, तो इसको भी याद कर लेना। अब बोटुलिज्म क्या होता है इसको हम लोग देख लेते हैं। बोटुलिज्म क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी हासिल होना चाहिए। हो सकता है कि 1 नंबर में यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है, जैसे कि हमारे पास जो होता है क्वेश्चन का सेक्शन, पहले 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, साथ ही उसमें 5 नंबर के कुछ क्वेश्चन होते हैं, और जब लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन होगा तो वो सारा चीज हमको डिटेल में बताना होता है, जो कि 15 नंबर में हमारा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बोटुलिज्म एक गंभीर खाद्य जनित बीमारी है। ये भी क्या है, खाद्य जनित, मतलब भोजन से दोबारा ही फैलता है। बोलता है जो क्या बोलता है, क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनियम नामक जीवाणु द्वारा बनाए गए, मतलब बोटुलिनियम टॉक्सिन से संबंधित होता है। अब बोलता है ये विशेष रूप से गलत तरीके से संरक्षित या तैयार किए गए कुछ खाद्य पदार्थों में समस्या पैदा कर सकता है। मतलब ऐसा खाना जो कि गलत तरीके से, या फिर बोल सकते हैं उसमें कुछ एक्स्ट्रा चीज जो कि हमारे शरीर के लिए अच्छा ना, उसको इस्तेमाल किया जाता है, तो ये सारी बीमारियां उत्पन्न उससे हो जाता है, जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं, बोटुलिज्म भी बोलते हैं नहीं। अब इसका प्रमुख अभाव क्या है, ये सारा चीज देख लेते हैं। जैसे कमजोरी नहीं, बोलता है ये तांत्रिका तंत्र को प्रभावित कर सकता है। क्या करेगा, हमारे बॉडी का जो तांत्रिका तंत्र है उसको प्रभावित कर सकता है। जैसे कमजोरी नहीं, हमको वीकनेस फील होने लगेगा, देखने में परेशानी होगा, मतलब कोई चीज देखने में क्या होगा, हमको परेशानी होगा। उसके बाद बोलता है क्या, निगलने में कठिनाई होगा। जैसे गला में कभी कभी ऐसी बीमारी होता है जो कि हम लोग कोई चीज निगलते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, दर्द या फिर पेन फील होता है नहीं। उसके बाद बोलते हैं मांसपेशियों की कमजोरी, और हमारा क्या होगा, मसल में भी कुछ वीकनेस पैदा हो सकती है, जैसी सामान्य पैदा, मतलब क्या बोलते हैं, समस्याएं पैदा कर सकता है। इनका ये सारा प्रभाव हो सकता है बोटुलिज्म का नहीं। अब इसका बचाव के लिए हमको क्या करना होगा, वो सारा चीज देख लेते हैं। बोलते हैं भोजन को सही तरीके से सुरक्षित रखना चाहिए, मतलब जो भी भोजन है उसको अच्छे तरीके से हम लोगों को क्या करना चाहिए, सुरक्षित मतलब प्रोटेक्ट करना चाहिए नहीं। अब बोलते हैं संदिग्ध या खराब डिब्बा बंद भोजन का सेवन ना करें, मतलब ऐसा भोजन जो खराब हो या फिर डिब्बा बंद भोजन का सेवन ना करें। उसके बाद बोलते हैं खाद्य संरक्षण के उचित नियमों का पालन करना चाहिए, और खाद्य संरक्षण के जितने भी नियम है उसका उचित पालन करना चाहिए नहीं। अब आता है सेल्मोनेलोसिस क्या होता है। सेल्मोनेलोसिस के बारे में थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। सेल्मोनेलोसिस नामक जीवाणु से होने वाला क्या है, संक्रमण है। ये किसके द्वारा होता है, जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया द्वारा ही होता है, जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं, सेल्मोनेलोसिस नामक जो बीमारी है ये किससे होता है, बैक्टीरिया। बोलते हैं ये दूषित भोजन या पानी के माध्यम से फैल सकता है। और ये जो सेल्मोनेलोसिस बीमारी है ये किसके द्वारा फैल सकता है, जो पानी के द्वारा हो सकता है, या फिर जो हमारा भोजन करते हैं उसके द्वारा ये बीमारी फैल सकता है। अगर इसके हम सामान्य लक्षण या फिर सिम्टम की बात करें तो वो क्या हो जाएगा, जैसे दस्त का आना नहीं, साथ ही साथ पेट में पेन होना, साथ ही साथ बुखार जिसको फीवर भी बोलते हैं, उल्टी कई हो सकता है, मतलब ये सारे क्या हो सकता है, इसके सामान्य लक्षण या फिर क्या बोल सकते हैं, ये सारे सिम्टम हो सकते हैं सेल्मोनेलोसिस का नहीं। अब बोलते हैं इसके बचाव के लिए हमको क्या करना होगा। बोलते हैं भोजन अच्छी तरह पकाना चाहिए। पहले जो भी भोजन हम लोग करेंगे उसको क्या करना है, अच्छे तरीके से उसको क्या करेंगे, पकाएंगे, भूनेंगे नहीं। बोलते हैं हाथों की सफाई रखना, और जब हम लोग खाना बनाएंगे, जिस हाथ से खाना बनाते हैं हमको पहले क्या करना चाहिए, हाथ को अच्छे तरीके से क्या करेंगे, साफ करेंगे, फिर हम लोग खाना बनाएंगे। ये नहीं कि गंदे हाथों से हम खाना बनाना शुरू कर देंगे या फिर खाने की चीजों को गंदे हाथों से छुएंगे, ऐसा नहीं करना है, तो हम लोग इससे बच सकते नहीं। तो ये सारा क्या हो सकता है, हमको बचाव के कारण हो सकते नहीं। अब बोलते हैं कच्चे और पके भोजन को अलग रखना। इससे बचने के लिए हमको क्या होगा, मतलब जो कच्चा भोजन है और पका भोजन उन दोनों को अलग मतलब सेपरेट रखना होगा। साफ पानी का उपयोग करना होगा नहीं। तो जैसे हैजा, अब आता है 5वां पॉइंट, हम लोग देखते हैं हैजा जिसको कोलेरा बोलते हैं, ये किस तरह से फैलता है नहीं। हैजा के बारे में बोलता है, हैजा एक गंभीर जीवाणु जनित रोग है। इसका कारण सामान्यतः वैब्रो कोलेरा नामक जीवाणु होता है, और हैजा फैलने का जो मुख्य कारण है वो क्या है, वैब्रियो कोलेरा नामक जीवाणु के द्वारा ये जो है हैजा नामक बीमारी फैलता है। अब होता है ये मुख्य रूप से दूषित पानी या भोजन के माध्यम से फैलता है, और ज्यादातर जो फैलने के चांसेस होता है वो दो ही चीज होता है, एक कंटामिनेटेड फूड और दूसरा क्या हो जाएगा, क्या बोलते हैं, कंटामिनेटेड फूड, और दूसरा क्या हो जाएगा, मतलब गंदे पानी से ये सारी बीमारियां फैलता है। अब इसका प्रमुख लक्षण या फिर सिम्टम की बात करें तो क्या हो जाएगा, बहुत अधिक पानी, जैसे दस्त मतलब जब हमारा पेट खराब होता है, जब हम लोग लेटरिन करते हैं खाली पानी जो आता है वही हो सकता है कि बहुत अधिक पानी, जैसे दस्त
उसके बाद बोले शरीर में पानी की कमी मतलब डिहाइड्रेशन जिसको बोल सकते हैं कि हमारे शरीर में क्या हो जाएगा, पानी की कमी हो जाता है, जैसे कमजोरी मतलब वीकनेस फील होगा, इलेक्ट्रोलाइट और संतुलन हो जाएगा, जैसे कि हम लोग पिछले यूनिट में पढ़े थे इलेक्ट्रोलाइट का भी हमारे शरीर में बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है, जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत ही अहम भूमिका निभाता है इलेक्ट्रोलाइट। तो इससे बचने के लिए जो है क्या क्या करना होगा, पहले हमको बहुत अधिक पानी जैसे दस्त, ये क्या हो जाएगा, सिम्टम हो जाएगा, ये सारे लक्षण दिखेगा तो समझ लेना कि ये सारा बीमारी का सिम्टम हो सकता है। बोले शरीर में पानी की कमी हो जाना मतलब डिहाइड्रेशन जिसको बोलते हैं, कमजोरी मतलब वीकनेस फील होगा। उसके बाद बोलता है इलेक्ट्रोलाइट मतलब असंतुलित गंभीर स्थिति में पानी और इलेक्ट्रोलाइट की बहुत अधिक कमी हो सकती है, और जब गंभीर स्थिति पहुंचेगा तो उस टाइम क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइट और पानी की गंभीर स्थिति उत्पन्न हो सकती है। अब इससे बचने के लिए हमको क्या करना होगा, साफ और सुरक्षित पानी का इस्तेमाल करना होगा, या फिर पानी को क्या करना होगा, उबाल करके हमको इस्तेमाल करना चाहिए। नहीं, भोजन को ढक कर रखना चाहिए, नहीं, साथ ही साथ बोलते हैं हाथों को साबुन से धोना चाहिए जब ऐसी बीमारी हो, तो स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए, मतलब हमको साफ सुथरा रहना चाहिए, इससे क्या होगा, हम लोग इन सारी बीमारियों से बच सकते हैं। तो हम लोग क्या देखें कि ज्यादातर जो बीमारी है वो किससे फैल रहा है, या तो दूषित भोजन से फैल रहा है या फिर पानी के वजह से ये सारी बीमारियां हमारे शरीर में उत्पन्न होती है। नहीं, अब अगर बात करें हम सिस्टिक सर्कोसिस बीमारी का, इसको क्या पढ़ना है, सिस्टिक सर्कोसिस, क्या बोल रहे हैं, कॉसिस नहीं, सिस्टिक सर्कोसिस नामक का जो बीमारी ये कैसे फैलता है, बोलते हैं सिस्टिक सर्कोसिस एक परजीवी मतलब पैरासाइटिक संक्रमण है, ये टेनियन सोलिनियम नामक पार्क टेप वर्म के लार्वा के कारण होता है, और बोलता है ये दूषित भोजन या पानी के माध्यम से शरीर में प्रवेश कर सकता है। और ये हमारे शरीर में कैसे प्रवेश करेगा, दूषित भोजन या फिर पानी के द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश कर सकता है। बोलते हैं यदि इसके लार्वा शरीर के विभिन्न ऊतकों में पहुंच जाए तो संक्रमण उत्पन्न हो सकता है। जब इसका लार्वा क्या होगा, हमारे बॉडी के विभिन्न अंगों तक पहुंच जाएगा, ऊतकों तक पहुंच जाएगा, टिश्यू तक, तो ये क्या हो सकता है, इससे हमको संक्रमण उत्पन्न हो सकता है। नहीं अब इसके बचाव के क्या कारण है, ये सारा चीज देख लेते हैं। तो बोलता है इसमें भी वही सारा चीज है, हाथों की अच्छी सफाई होनी चाहिए, फल और सब्जियों को अच्छी तरह से धोना चाहिए, जो भी फल या सब्जी हम लोग मार्केट से लाते हैं उसको क्या करना है, अच्छे से धोना है, और उसका फिर हमको इस्तेमाल करना है। स्वच्छ पानी का उपयोग करना है, अगर पानी गंदा हो तो उसको उबाल करके हमको इस्तेमाल करना चाहिए, उचित स्वच्छता बनाए रखना है। नहीं, ये सारा क्या हो जाएगा, हमको इनसे बचने के ये सारे क्या हो जाएंगे, उपाय हो जाएंगे। तो हम लोगों ने क्या देखा, इसके क्या क्या सिम्टम्स होते हैं वो सारा चीज देखे, और इसके बचाव के क्या क्या प्रावधान हो सकते हैं वो सारा चीज हम लोग अच्छे से क्लियर कर चाहिए। अब आगे आता है एस्केरियो, अब आता है एस्केरियासिस क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। बोलते हैं एस्केरियासिस एक परजीवी कृमि यानी पैरासाइटिक वर्म से होने वाला संक्रमण है, इसका कारण है एस्केरियासिस लंबरोकाइड्स नामक गोल कृमि हो सकता है, जिसके वजह से क्या हो सकता है, ये बीमारी हमारे शरीर में प्रवेश करेगा और फैल सकते हैं। नहीं, अब इसके अंडे दूषित मिट्टी, भोजन या पानी के माध्यम से क्या होगा, शरीर में पहुंच सकता है, और इसका जो अंडा होता है, जो एग होता है, वो क्या होगा, दूषित मिट्टी मतलब ऐसे मिट्टी या फिर भोजन या पानी के माध्यम से क्या होगा, हमारे शरीर में प्रवेश कर देगा। नहीं, प्रमुख प्रभाव अगर की बात करें तो पेट में क्या होगा, पैन होगा। नहीं, साथ ही साथ क्या होगा, भूख में कमी होगी, नहीं मतलब कम भूख लगेगा, हो सकता है कमजोरी होगा, बचपन में बच्चों में पोषण और वृद्धि पर प्रभाव, ये सारा क्या हो सकता है, ये सारा सिम्टम हो सकता है। अगर इसके बचाव के कारण वही तो हाथ धोना है, फल और सब्जियों को अच्छी तरह से धो करके इस्तेमाल करना है, स्वच्छ शौचालय का उपयोग करना है, और स्वच्छ शौचालय का भी हमको इस्तेमाल करना, दूषित मिट्टी और भोजन से बचाव करना है। तो ये सारा क्या हो सकता है, इसके बचाव के कारण हो सकते हैं। अब अगला पॉइंट है मेरा है किण्वन, जिसको कि फर्मेंटेशन बोलते हैं। ये क्या होता है, इसको थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। किण्वन की अगर बात करें, जिसको कि हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं फर्मेंटेशन। नहीं, किण्वन एक जैविक प्रक्रिया है जिसमें सूक्ष्म जीव विशेषकर मतलब यीस्ट और कुछ जीवाणु भोजन में क्या होता है, उपस्थित कार्बोहाइड्रेट यानी शर्करा को अन्य पदार्थों में परिवर्तित कर देता है, जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं, किण्वन या फिर फर्मेंटेशन बोलते हैं। नहीं, ये क्या करता है, उपस्थित कार्बोहाइड्रेट शर्करा को अन्य पदार्थों में क्या कर देता है, परिवर्तित मतलब बदल देता है। नहीं अब बोलते हैं किण्वन का उपयोग लंबे समय से भोजन और पेय पदार्थों के निर्माण में किया जा रहा है, और ये जो फर्मेंटेशन है इसका जो हम लोग लंबे समय से इसका जो इस्तेमाल करें, यूज करें, वो किसके लिए करें, पेय पदार्थों के लिए, जैसे अल्कोहल हो गया, बियर हो गया, इस सब के लिए हम लोग किण्वन या फिर फर्मेंटेशन का इस्तेमाल किया जा रहा है। अब बोलते हैं किण्वन में उपयोगी सूक्ष्म जीव, मतलब किण्वन या फर्मेंटेशन में कौन कौन से सूक्ष्म जीव का हम लोग इस्तेमाल करते हैं,
उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा क्या करते हैं देख लेते हैं। वो क्या क्या, जैसे ईस्ट हो गया, कुछ जीवाणु हो गया, कुछ अन्य सूक्ष्म जीव हो गया, किण्वन का महत्व। अब अगर हम किण्वन के महत्व की बात करें, खाद्य पदार्थों के निर्माण में सहायता करता है। ये जो फर्मेंटेशन है ये क्या करता है, इसकी इंपॉर्टेंस की बात करें तो ये क्या करता है, हमारे खाद्य पदार्थों के निर्माण में भी ये क्या करता है, हमारी मदद करता है, सहायता करता है। नहीं, स्वाद और सुगंध में परिवर्तन, और स्वाद और सुगंध में भी क्या करता है, परिवर्तन होता है। अब पता है कुछ खाद्य पदार्थों की संरचना में सुधार होता है, और कुछ ऐसे खाद्य पदार्थ मतलब खाने योग्य पदार्थ के क्या होता है, संरचना में भी क्या करता है, सुधार करता है, इंप्रूवमेंट देखने को मिलती है। अब होता है खाद्य संरक्षण में सहायता करता है, और खाने योग्य जो पदार्थ है उसको संरक्षण मतलब सुरक्षित करने में भी ये क्या करता है, हमारी मदद करता है। औद्योगिक स्तर पे आर्थिक महत्व है, और उसका औद्योगिक स्तर की अगर बात करें तो यह इसके आर्थिक बहुत ही इंपॉर्टेंस है। नहीं, अब होता है बियर का किण्वन। अब बियर का किण्वन होता है, बियर बनाने में मुख्य रूप से यीस्ट का उपयोग किया जाता है। ये जो बियर है इसको बनाने में जो मुख्यतः अगर बात करें तो वो किसका इस्तेमाल किया जाता है, वो यीस्ट का इस्तेमाल किया जाता है। नहीं, अब बोलता है अनाज से प्राप्त शर्करा को यीस्ट किण्वन करता है, और इससे एथेनॉल तथा कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। ये क्या करता है, अनाज से प्राप्त शर्करा को यीस्ट किण्वित करता है, क्या करता है, किण्वित करता है, और इसमें इथेनॉल तथा कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। नहीं अब देखो जैसे शर्करा है, यीस्ट है, और इथेनॉल कार्बन डाइऑक्साइड में इसको क्या करता है, और उसके बाद बियर या अल्कोहल पिए बनाता है। नहीं, अब सिरका क्या होता है, विनेगर का क्या किण्वन क्या होता है। नहीं, अगर बात करें सिरका बनाने में एसिटिक एसिड बैक्टीरिया महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नहीं, अब बोलता है कि बैक्टीरिया अल्कोहल को एसिटिक एसिड में बदलने में सहायता करता है। ये जो बैक्टीरिया है ये क्या करता है, अल्कोहल को एसिटिक एसिड में बदलने में क्या करता है, ये हमारी मदद करता है। नहीं, जैसे अल्कोहल उसको एसिटिक एसिड में बदलेगा और वो फिर क्या हो जाएगा, हमारा सिरका बन जाएगा। अब बोलता है कि सिरका का उपयोग भोजन में स्वाद और संरक्षण के लिए किया जाता है। ये जो सिरका है इसका इस्तेमाल हम लोग किस लिए करते हैं, भोजन में स्वाद मतलब स्वादिष्ट या फिर स्वाद बढ़ाने के लिए, और संरक्षण के लिए मतलब उसको संरक्षित करने के लिए भी हम लोग सिरका का इस्तेमाल करते हैं, विनेगर का इस्तेमाल करते हैं। नहीं, अब बोलता है सिंथेटिक खाद्य पदार्थ क्या होता है, मतलब जिसको कि इंग्लिश में बोलते हैं सिंथेटिक फूड्स क्या होता है, उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। अब बोलता है सिंथेटिक खाद्य पदार्थ ऐसे खाद्य या खाद्य सदृश उत्पाद है जिनके कुछ घटक प्राकृतिक स्रोतों से सीधे प्राप्त करने के बजाय रासायनिक या औद्योगिक प्रक्रियाओं द्वारा तैयार किए जाते हैं। उसी को हम लोग क्या बोलते थे, सिंथेटिक खाद्य पदार्थ या फिर सिंथेटिक्स फूड्स। नहीं, अब इसका उद्देश्य क्या है, इसका मोटिव क्या है, बोलता है इसका उद्देश्य खाद्य पदार्थों की उपलब्धता, स्वाद, बनावट या फिर बोलता है अस्थायित्व या कुछ पोषण संबंधी आवश्यकताओं का पूरा करना हो सकता है। नहीं, जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं, सिंथेटिक फूड्स। नहीं, अगर इसके एग्जांपल की बात करें तो क्या हो जाएगा, कृत्रिम मिठाई या फिर मिठास हो सकता है। नहीं, आर्टिफिशियल स्वीटेनर्स हो जाएगा। नहीं, उसके बाद कुछ कृत्रिम फ्लेवर हो जाएगा, फ्लेवर क्या हो जाएगा, कुछ कृत्रिम आर्टिफिशियल फ्लेवर भी हो जाएगा। नहीं, कुछ कृत्रिम रंग हो जाएगा, जैसे हम लोग खाने के तौर पे, या फिर फूड कलर के बारे में सुना होगा या फिर जानता है, जैसे बिरयानी जब बनाते हैं उसमें कुछ फूड कलर का इस्तेमाल किया जाता है। नहीं, कुछ मिठाई में भी इस्तेमाल होता है, कुछ जैसे कोल्ड ड्रिंक पीते हैं उसमें भी हमको क्या मिल जाएगा, फूड कलर मिल जाता है। मतलब कुछ खाद्य पदार्थों में उपयोग किए जाने वाले सिंथेटिक एसिड क्या होता है, एडिटिव्स का इस्तेमाल किया जाता है। नहीं, अब खाद्य योजक फूड एडिटिव्स क्या होता है इसके बारे में देख लेते हैं। एडिटिव्स क्या होता है इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। अब बोलते हैं खाद्य पदार्थों में स्वाद, रंग, बनावट या संरक्षण के लिए कुछ पदार्थ मिलाए जाते हैं। अब ये जो है खाद्य पदार्थों में स्वाद के लिए, किस लिए, मतलब स्वाद के लिए, रंग के लिए, बनावट या संरक्षण मतलब उसको संरक्षित करने के लिए कुछ अन्य पदार्थों को क्या किया जाता है, उसमें मिलाए जाते हैं। इन्हें फूड एडिटिव्स या फिर खाद्य योजक कहा जाता है। नहीं, इनका प्रयोग बोलता है निर्धारित मात्रा और खाद्य सुरक्षित नियमों का अनुसार किया जाता है, और इसका जो इस्तेमाल किया जाता है वो किस लिए किया जाता है या फिर कितना मात्रा में किया जाता है, निर्धारित मतलब लिमिटेड मात्रा में इसके इस्तेमाल किया जाता है, और खाद्य सुरक्षित नियमों के अनुसार किया जाता है, मतलब जो भी नियम है उसके हिसाब से उसका किया जाता है। अब आता है खाद्य गुणवत्ता नियंत्रण, फूड क्वालिटी कंट्रोल क्या है, मतलब फूड का क्वालिटी को कैसे कंट्रोल करना है, अच्छे खाना कैसे हमको प्राप्त होगा, वो सारा चीज हो सकता है। अब बताए खाद्य गुणवत्ता नियंत्रण का अर्थ है कि ये सुनिश्चित करना कि भोजन सुरक्षित, स्वच्छ और गुणवत्तापूर्ण और निर्धारित क्या हो, मानकों के अनुरूप हो। ये नहीं कि जैसा मतलब जैसे मार्केट में कोई भी फूड या फिर खाना आता है तो उसके लिए क्या होता है, उस कंपनी को पहले जांच किया जाता है। जैसे अगर पानी का भी फैक्ट्री डालता है तो वो सारा चीजों के लिए क्या होता है, पहले
जांच किया जाता है कि वो मार्केट में जो आप भोजन या फिर कोई भी खाने पीने की चीज़ें जो बेचोगे उसमें क्या क्या चीज़ है और क्या क्या हाइजीनिक को ध्यान में रखा गया है या नहीं। अब बोलता है खाद्य गुणवत्ता की जांच में कई बातों पर ध्यान दिया जाता है, जैसे भोजन की स्वच्छता, मतलब आप जो भोजन तैयार किए वो कितने साफ सफाई से किया गया है, नहीं पोषण गुणवत्ता, उसमें कितने पोषण चीज है या फिर नहीं है। उसके बाद बोलता है मिलावट, अब कोई भोजन तैयार किया गया उसमें कौन कौन सी चीजों का मिलावट किया है और जो चीज आप उस भोजन में मिलाए या फिर मिक्स किए वो हमारे शरीर के लिए अच्छा है, लाभदायक है, या फिर अन्य लोगों की जो लोग उस भोजन का इस्तेमाल करेंगे उसके लिए या फिर उनके शरीर के लिए वो चीज यूजफुल है कि नहीं, वो सारा चीज ध्यान में रखा जाता है। उसके बाद हानिकारक सूक्ष्म जीव यानी हार्मफुल सूक्ष्म जीव बैक्टीरिया को भी ध्यान में रखा जाता है। बोलते रसायनों की उपस्थिति, पैकिंग, ये सारा चीज ध्यान में रखा जाता है नहीं। उसके बाद बोलता है लेबलिंग किया जाएगा भंडारण और खाद्य पदार्थों की, ये सारा गुणवत्ता हो जाएगा। अब आता है FSSAI। अब बोलता है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यानी भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक क्या है प्राधिकरण, यानी FSSAI भारत में खाद्य सुरक्षा और खाद्य मानकों के संबंधित प्रमुख क्या बोलता है नियामक संस्था है, जो कि क्या करता है खाने पीने से रिलेटेड जो भी चीज होता है उसके हिसाब से वो क्या करता है नियम को बनाता है और वो सारा चीज चेक करने का काम होता है, जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं F से क्या हो जाएगा हमारा फूड हो जाएगा, F से क्या हो जाएगा हमारा फूड हो जाएगा, और S से क्या हो जाएगा सेफ्टी हो जाएगा, और एक S से क्या हो जाएगा स्टैंडर्ड हो जाएगा, और A से क्या हो जाएगा अथॉरिटी, और I से क्या हो जाएगा इंडिया। मतलब इसका हो सकता है कि एक नंबर में आपको क्या बोलेगा कि ये क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। आपको बोलेगा एक नंबर में कि FSSAI का फुल फॉर्म क्या होता है, वो चीज आपको बताना है, तो इसको आसानी से हम लोग बता सकते हैं, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। नहीं, ये आपको बता दे रहे हैं अच्छे से। नहीं, अब आगे हम लोग देखते हैं FSSAI का गठन फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट मतलब 2006 के अंतर्गत किया गया था। और FSSAI के प्रमुख कार्य की अगर बात करें तो इसका क्या क्या काम है। अब पहला कार्य की बात करें बोलता है खाद्य पदार्थों के लिए मानक निर्धारित करना, कि कोई खाद्य पदार्थ के लिए कोई एक स्टैंडर्ड को क्या करना निर्धारित करना या फिर निश्चित करना। उसके बाद दूसरा पॉइंट में बोलता है खाद्य सुरक्षा से संबंधित नियमों को लागू करने में सहायता करना, मतलब खाद्य सुरक्षा से या फिर खाने पीने चीजों को सुरक्षित रखने से संबंधित या फिर इन सबसे रिलेटेड जो भी कानून होगा उसको क्या करना लागू करने में क्या करना इसकी मदद करना। उसके बाद तीसरा पॉइंट बोला खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता और सुरक्षा पर निगरानी रखना, खाद्य पदार्थ जो तैयार किया गया उसमें क्या क्या गुणवत्ता है और उसके सुरक्षा पे क्या करना निगरानी रखना, मतलब देखभाल करना हम लोग कह सकते हैं। उसके बाद चौथा पॉइंट बोलते हैं खाद्य व्यवसायों के लिए क्या होता है लाइसेंस या पंजीकरण की व्यवस्था करना, मतलब कोई भी खाद्य पदार्थ आप बना रहे उसके लिए क्या होगा आपके लिए आपको पहले लाइसेंस बनाना होगा। नहीं, इन सारी चीजों पे क्या करेगा ध्यान रखेगा कौन FSSAI, मतलब फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स एंड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। नहीं, अब बोलते हैं खाद्य पदार्थों में मिलावट और असुरक्षित खाद्य से संबंधित समस्याओं को नियंत्रित करने में भी ये मदद करता है कौन, मेरा फूड सेफ्टी जो है। नहीं, अब छठा नंबर बोलता है उपभोक्ताओं में खाद्य सुरक्षा से प्रति जागरूकता बढ़ाना। तो ये सारा क्या हो जाएगा हमारा रिलेटेड हो जाएगा। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पे करते हैं। अब इससे रिलेटेड जितने भी लॉन्ग टाइप क्वेश्चन शॉर्ट टाइप क्वेश्चन होगा वो अगले क्लास में हम लोग अच्छे से करेंगे और बेहतरीन तरीके से करेंगे। पहले आपको क्या करना है इसको अच्छे से पढ़ लेना है। अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप क्या कीजिए हमें व्हाट्सएप पे क्या कर सकते हैं मैसेज कर सकते हैं, ये आपको नोट्स मिल जाएगा जो कि इसमें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। जिन जिन छात्रों का जो MDC 2 पेपर का एग्जाम देने वाले 1 सितंबर के लिए उससे रिलेटेड इसमें बहुत सारा क्वेश्चन है, चाहे वो एक लाइनर क्वेश्चन हो या फिर 15 नंबर का जो मतलब 15 नंबर का जो क्वेश्चन होता है उसका पूरा व्याख्या आपको मिल जाएगा। तो क्या करना है आपको, अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो व्हाट्सएप जो हमारा ग्रुप है उसको ज्वाइन करना है, वहाँ पे आपको ये सारा नोट्स मिल जाएगा। अगर आपको ये इस वीडियो से लाभ फायदा पहुंच जाए तो आप क्या कीजिए इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर कीजिए। बाकी इसी तरह की तैयारी के लिए आप द विजन एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल से ज्वाइन हो सकते हैं। बाकी चलिए आज की क्लास को हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं, बाकी मिलते हैं फिर अगले क्लास में बेहतरीन सा टॉपिक लेकर के।